हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट। 498 कैपिटल ए के जो केसेस हैं, क्रूअल्टी के केसेस जो हस्बैंड के खिलाफ या हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ फाइल किए जाते हैं, उसमें ज्यादातर केसेस जो हैं वो फेक होते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि महिलाएं हस्बैंड या हस्बैंड के रिश्तेदारों के साथ बदला लेने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं। और इसकी वजह से जो लड़का है या लड़के की फैमिली है वो बहुत ज्यादा हरास होती है। उनको अननेसेसरी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कुछ केसेस में उनको जेल में भी रहना पड़ता है और ये एक मिस यूज ऑफ लॉ हो रहा है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज का जो ये जजमेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूं, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस मैटर के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अब से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने की वजह से क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये रहेगा कि अब से जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस आएंगे कोर्ट के सामने, उन केसेस में कोर्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि फैमिली के खिलाफ प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करें या ना करें। तो मतलब मैकेनिकल यूज नहीं हो पाएगा 498 कैपिटल ए का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको बस ये बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं और पाना चाहते हैं स्पेशल डिस्काउंट, तो 50% का डिस्काउंट अभी आप पा सकते हैं इस टाइम पे। और साथ ही आपको 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करने पे बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लामा07 पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निशा_लामा1511 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जजमेंट का नाम आपको दिख रहा है, दिस इज गेडम झांसी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। 2025 सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का जजमेंट है ये। तो इस जजमेंट में पहले मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, और ऑब्जर्वेशंस इस जजमेंट में काफी इंटरेस्टिंग थे, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ कि फैक्ट्स क्या है इस केस के अंदर। एक लेडी है प्रेमलता, उसकी शादी होती है सैमुअल सुरेश के साथ, जो कि डॉक्टर है बाय प्रोफेशन और चेन्नई के रहने वाले हैं। अब शादी होने के बाद वो अपनी मदर इन लॉ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, ठीक है। और उस लड़की का कहना था कि मेरी शादी होने के बाद मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने टोटल 30 लाख रुपीज मांगे थे, तो जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए दिए थे कैश और 15 तोला गोल्ड दिया था एज डाउरी, ठीक है। तो उसकी सास को ये सब दिया गया था। और उसके बाद 5 महीने शादी जो है वो बढ़िया चली, लेकिन उसके बाद वो फिर से उसको डाउरी के लिए प्रेशराइज करने लग गए। और जो हस्बैंड है वो उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करने लग गया, उससे एडिशनल डाउरी मांगने लग गया, उसके कैरेक्टर के ऊपर बातें बनाता था कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसको मेंटली हरास करता था, फिजिकली हरास करता था, ताकि वो 10 लाख रुपए का दहेज और लेकर आए। और फिर इसमें उसका कहना है कि इस मामले में सिर्फ उसके हस्बैंड और उसकी जो सास है वो ही आरोपी नहीं है। सास की जो बहन है, यानी हस्बैंड की मौसी, उनकी जो वो और उनके ब्रदर इन लॉ, और साथ ही उनका जो सास है उनका उसकी मौसी का बेटा, तो ये कुछ रिलेटिव्स हैं। मतलब हस्बैंड, हस्बैंड की मदर, मदर की साइड के रिलेटिव्स और ब्रदर इन लॉ हस्बैंड का। तो ये सारे रिलेटिव्स को उसने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है कि वो भी इसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुम हस्बैंड की और सास की जो डिमांड है 10 लाख रुपए की, वो डिमांड पूरी कर दो, उसके बाद तुम आराम से रह सकती हो इस फैमिली में। लेकिन उसने ये भी कहा कि उनके बिहेवियर की वजह से उसने कंप्लेन भी फाइल की काफी बार, अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उन लोगों को बताया, बाकी के रिश्तेदारों को बताया, जिसकी वजह से उसकी मदर ने, जो कंप्लेनेंट की मदर है, उसकी मदर ने पंचायत भी होल्ड की। और पंचायत में जब सारी बातें खुल के आती थी तो उस दौरान जो बड़े लोग बोलते थे कि आप ठीक से रहो और ये सब, तो उस टाइम पे फैमिली मेंबर्स अग्री कर लेते थे कि हाँ ठीक है, हम सही से रहेंगे। कुछ समय चीजें सही रहती थी और उसके बाद फिर से हरासमेंट स्टार्ट हो जाती थी, फिर से क्रूअल्टी स्टार्ट हो जाती थी। इनफैक्ट पुलिस तक भी बात पहुंची है काउंसलिंग वगैरह के लिए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो एंड में उसका कहना है कि उसको कंप्लेन ही फाइल की तो उसने
डाउरी एक्ट के तहत जो दहेज का मामला है वो दर्ज कराया उसने, क्रूअल्टी का मामला आईपीसी के तहत दर्ज कराया। तो ये इस तरह से ये जो सिचुएशन है वो अराइज हुई। उसके अलावा इस कंप्लेन के अलावा एक और कंप्लेन उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर क्रूअल्टी की, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिजिकल वायलेंस उसके साथ किया जा रहा है, उसकी कंप्लेन भी उसने फाइल की थी। तो एक इकलौता केस नहीं है जो 498 कैपिटल ए का था और दहेज का था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने एक तो हो गया डाउरी एक्ट का केस, आईपीसी का केस हो गया, तीसरा ये जो दूसरा केस है ये इसका डोमेस्टिक वायलेंस के लिए था। ठीक है, तो उसमें भी उसकी सेम ही एलिगेशंस थी जो उसकी क्रूअल्टी वाले केस के अंदर थी। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हस्बैंड जो है वो उसको बहुत सारी उसके साथ प्रताड़ना अलग अलग ओकेजन पे करता है, उसको बोलता है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाओ, किचन से निकल जाओ, और एक बार तो उसने उसकी धोई हुई सॉक्स को जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि इसलिए, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी सॉक्स को हाथ कैसे लगाया, तुमने इसको धोया कैसे, तो मैं इसको जला दूंगा। राइट, तो ये सारी के सारी एलिगेशंस उसने बताई कि उसके साथ काफी इंटिमिडेट उसको किया गया। राइट, और अपने फ्रेंड्स को भी, जो हस्बैंड के दोस्त हैं वो भी, उनको भी अपनी बीवी के बारे में बहुत गलत गलत बातें बोली, इतना कि हस्बैंड के फ्रेंड्स इसको फोन करके, इसकी वाइफ को फोन करके बोलते हैं कि तुम हस्बैंड को छोड़ दो, हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ तलाक देकर आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब उसकी हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड है वो भी अपने पति को तलाक दे चुकी है और वो तुम्हारे हस्बैंड से शादी करना चाहती है, तो इट इज बेटर कि तुम उसको छोड़ दो। और फिर एक इंसिडेंट उसने ये भी बताया कि हस्बैंड ने उसकी पिटाई भी की और उसको घर से निकाल दिया। तो ये इसका बैकग्राउंड है इस केस का। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, हस्बैंड ने भी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है, मतलब हस्बैंड ने भी वाइफ के अगेंस्ट तलाक का केस फाइल किया हुआ था। तलाक के केस के अंदर हस्बैंड ने बताया कि जो ये वाइफ है ये कितनी ज्यादा नेग्लिजेंट है, उसकी जो नीड्स हैं उनका ध्यान नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबल है। राइट, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं हॉस्टाइल एटीट्यूड उसका है, उसको शादी उस कॉन्ज्यूमेट नहीं करती है, मेंटल और फिजिकल हरासमेंट कर रही है, और 10 अप्रैल 2018 से घर छोड़ के भी जा चुकी है विदाउट एनी रीजन। तो ये दोनों तरफ की एलिगेशंस थी, एक तरफ से वाइफ हस्बैंड के और हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रही है, और दूसरी तरफ से हस्बैंड ने डिवोर्स के केस उस वाइफ के अगेंस्ट फाइल किया हुआ है। तो जनरली यही देखा जाता है, जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंदर इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि मल्टीपल लिटिगेशंस फाइल हो जाते हैं, सिविल लिटिगेशन भी और क्रिमिनल लिटिगेशंस भी। और ये जो सिलसिला है, इस चीज के अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ इम्प्लीकेट नहीं होते हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स, और सिर्फ पेरेंट्स भी नहीं इम्प्लीकेट होते, इनफैक्ट जो दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे हस्बैंड की बहन जो कि शायद उनके साथ भी नहीं रहती है, या फिर हस्बैंड की मौसी या चाचा चाची वगैरह, ये सब भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस केस के अंदर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ना कंप्लेन को पढ़ा कि जो वाइफ है उसकी क्या कंप्लेन है, उसके दोनों कंप्लेन्स को पढ़ा, उसकी जो क्रूअल्टी की और डाउरी की कंप्लेंट थी, और दूसरी उसकी डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट थी, दोनों। राइट, तो दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये अगर कंप्लेन हम पढ़ते हैं, और कंप्लेन में सिर्फ और साथ ही साथ कंप्लेन नहीं, जो चार्जशीट भी पुलिस ने फाइल की थी, साथ ही साथ चार्जशीट के साथ जो स्टेटमेंट्स फाइल की थी, कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट थी, कंप्लेनेंट के पेरेंट्स की स्टेटमेंट थी, कुछ पंचायत के मेंबर्स की स्टेटमेंट थी, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को कोर्ट ने पढ़ा, उनको स्क्रूटनाइज किया और उसके बेसिस पर ये जजमेंट दिया। तो कोर्ट का कहना था कि अगर हम ये स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के साफ नजर आ रहा है कि जो कंप्लेनेंट के पेरेंट्स हैं उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें लिखी हैं जो कंप्लेनेंट ने उनको बताई है, क्योंकि वो डायरेक्ट विटनेसेस नहीं है, वो वहां पर उसके ससुराल में उसके साथ नहीं थे, जो कि उन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट होते हुए नहीं देखा, ना उन्होंने क्रूअल्टी का एक्ट होते हुए देखा, ना उन्होंने उसको मारते पीटते देखा। तो बेसिकली इनमें से कोई भी ऐसा एक्ट उसके साथ होते हुए नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सब हियर से हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो पंचायत के एल्डर्स हैं वो उनकी तो स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी तो और भी ज्यादा एक्सटेंडेड हियर से स्टेटमेंट हो जाती है, मतलब वो भी वही बातें बोलेंगे जो या तो उनको कंप्लेनेंट ने बताई है या कंप्लेनेंट के पेरेंट्स ने बताई है, तो उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज जो यहाँ पर कोर्ट ने बताई वो ये कि यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाई गई है ना, जो कंप्लेनेंट ने एलिगेशंस लगाई हैं, अगर हम उसके ऊपर भी विश्वास करें, अगर हम उसको भी देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो कंप्लेनेंट है, जो महिला है, उसने पति के खिलाफ
स्पेसिफिक बातें बताई हैं कि उसने जुराब जो थी उसकी वो जला दी, उसने उसको बोला किचन से निकल जा, उसने उसको घर से निकाला। तो बेसिकली ये जो एलिगेशंस हैं स्पेसिफिक है। उसकी मदर इन लॉ के खिलाफ भी उसकी जो एलिगेशंस हैं वो स्पेसिफिक हैं, यानी उसकी सास या उसके हस्बैंड के खिलाफ जो एलिगेशंस उसने लगाई हैं, एक एक बात उसने बताई है कि इस इंसिडेंट में ऐसा मेरे साथ किया गया, राइट। लेकिन अगर हम बात करें जो दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे मौसा हो गया उसका, मौसी हो गई उसके, मौसी का बेटा हो गया, या फिर उसके जीजा जी हो गए लड़के के, ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। कोर्ट का कहना था कि पहली बात तो वो दूर रहते हैं, ठीक है, वो हैदराबाद में रहते हैं, ये लोग चेन्नई में रहते हैं, मतलब शादी के बाद पति पत्नी और सास चेन्नई में रह रहे थे और बाकी लोग जो है वो हैदराबाद में रह रहे थे। तो वहां से भी एक मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरी जगह रहकर क्रूअल्टी नहीं कर सकते, बट उसके कुछ इंस्टेंसेस होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक बातें तो होनी चाहिए जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हाँ, इस मौके पर उन्होंने इस दिन मेरे साथ ये किया था। आप जनरल बातें अगर ये बोल दो कि हाँ वो मुझे ऐसे प्रेशराइज करते हैं, वो मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, इस तरह की जो बातें हैं, मतलब जनरल बातें, या तो आप स्पेसिफिक एलिगेशन लगाओ कि उस दिन उस जगह पर उन्होंने मुझे ये बात बोली या उन्होंने मेरे साथ ये किया। अगर आप ऐसे स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाते हैं तब आपकी बात में कुछ दम लगता है। अदरवाइज जनरली जो इस तरह की जनरल एलिगेशंस होती हैं वो जनरली एग्जैजरेटेड होती हैं, राइट। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने यही कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अपनी रिलायंस कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट, उसके पेरेंट्स की स्टेटमेंट और साथ ही साथ जो 2 पंचायत के एल्डर्स थे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर रिलायंस ले डाउन किया था। और अगर उनकी स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाए, कोर्ट ने उनकी स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया और फिर कहा कि यहाँ पर वो डायरेक्ट विटनेसेस नहीं थे, एज आई टोल्ड यू। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो भी बातें कंप्लेनेंट ने बताई हैं वही सेम बातें पेरेंट्स ने रिपीट की हैं। साथ में एक और चीज, जो कंप्लेनेंट की पिटाई वाली बात है कि कंप्लेनेंट को मारा गया, फिजिकली उसको हिट किया गया, वो बात कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेन में नहीं लिखी है लेकिन पेरेंट्स ने अपनी कंप्लेन में लिखी है, जबकि पेरेंट्स तो वहां पर थे भी नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? या तो उनकी ये बात झूठी है या फिर कंप्लेनेंट ने ये बात नहीं बताई है। तो इस वजह से भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी उनकी बात के अंदर, राइट। और इस वजह से उनकी बात के ऊपर विश्वास करके जो एपेलेंट्स हैं, यानी इस केस के अंदर जो हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, यहाँ पर जो केस है ये हस्बैंड के रिश्तेदारों ने फाइल किया, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं बनता है, राइट। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो जो अगेन जो बाकी के दोनों पंचायत वाले विटनेसेस थे वो भी हियर से एविडेंस ही है एक तरह से। और इनफैक्ट कोर्ट के सामने ये भी बताया गया कि जो पंचायत के एल्डर्स हैं वो तेलंगाना के रहने वाले हैं, जबकि जो पंचायत है वो चेन्नई में हुई है। तो कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर वो तेलंगाना से चेन्नई में पंचायत हो रही है, ये थोड़ा सा अनरिलायबल यहाँ पर लगता है, राइट। तो ये सभी चीजें कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक एलिगेशंस सिर्फ हस्बैंड और मदर इन लॉ के खिलाफ है, लेकिन जो बाकी के रिश्तेदार जिनको इम्प्लीकेट किया है, जिनको केस के अंदर एड ऑन कर दिया है, उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। और इस वजह से यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो जनरल पार्ट है इस जजमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ले डाउन की। कोर्ट का कहना है कि देखो जो भी ये केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, किसी की लाइफ या लिबर्टी का सवाल होता है, तो उनको हम इतना हल्के में नहीं मतलब इतना हल्के में उनको हम नहीं इम्प्लीकेट कर सकते हैं, इतना हल्के में उनके ऊपर पीनल स्टैट्यूट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेम गोज फॉर अगर कोई भी क्रिमिनल केस फॉर दैट मैटर, सिर्फ हम डोमेस्टिक केस की बात नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप। जनरल अगर मान लो मर्डर का एग्जांपल ले लो, थेफ्ट का एग्जांपल ले लो, तो हम ये नहीं कहेंगे ना ये लोगों को मारता फिरता है इसलिए इसको पकड़ो, नहीं। उसने उस दिन उस व्यक्ति को मारा, उसने उस दिन उस घर में जाके, उस पर्टिकुलर घर में जाके चोरी की। तो बेसिकली जब भी किसी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट शुरू की जाती है, जब भी किसी के साथ क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट किया जाता है, तो एक कोई पर्टिकुलर एक्ट होता है जो उसने किया होता है और उसके अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है और ट्रायल चलता है और उसके खिलाफ उसको सजा दी जाती है, राइट। तो ये एक तरह से क्रिमिनल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की, तो वहां पर अगर ऐसा नहीं है, मतलब वहां पर अगर स्पेसिफिक एलिगेशंस आप नहीं लगाते हैं, आप जनरल एलिगेशंस लगा देते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक केसेस जो हैं, इनके अंदर भी अगर हम क्रिमिनल केस को शुरू करते हैं, क्रिमिनल केस उनके खिलाफ लगाते हैं, तो इन केसेस के अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एलिगेशंस होनी चाहिए, जिस तरह से स्पेसिफिक एलिगेशंस बाकी केसेस के अंदर हम देखते हैं।
फिर उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की। कोर्ट ने कहा कि अगर क्रेडिबल मटेरियल नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ क्रेडिबल मटेरियल, मतलब अगर मतलब आप जनरल सी बातें बोल रहे हैं, उसके बेसिस पर आप किसी को जेल में भेज रहे हैं, तो ये सही नहीं है। या तो स्पेसिफिक एलिगेशन हो कि हाँ आपके साथ असल में उस दिन ये हुआ था और उसके सपोर्ट में आपके पास कुछ ना कुछ और मटेरियल एविडेंस भी है, ठीक है, तो फिर वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो चीजें एब्सेंट हैं, वो चीजें अवेलेबल नहीं है और ऐसे में भी उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है, उनको अननेसेसरीली परेशान किया जा रहा है, तो इसके बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फैमिली के ऊपर। देखो, फैमिली, एक परिवार एक ऐसी यूनिट है जिसमें प्यार होता है, विश्वास होता है, एक दूसरे की इज्जत होती है, राइट। तो ऐसी एक फैमिली की जो यूनिट है उसके अंदर अगर क्रिमिनल मामले चल जाएं बिना कोई क्रिमिनल एक्ट स्पेसिफिकली बताए, वो चीज बहुत गलत हो जाती है, राइट। और जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इंडियन समाज है, उसके अंदर फैमिली हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और अगर वहीं से चीजें खराब हो गई तो हमारे समाज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यही कारण था, कोर्ट ने यहाँ पर और भी चीजें बताई। कोर्ट का कहना था कि जब बात करते हैं फैमिली की, तो वहां पर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ उम्मीदें होती हैं जो हमारे आम लोगों से नहीं होती। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में फैमिली से उम्मीदें होती हैं। ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा, जिनका हम ध्यान रखते हैं, जो कि हम बाकी जो हमारे सोशल रिलेशन है या फिर हमारे प्रोफेशनल रिलेशन है, उनमें हम उतना ज्यादा, हमारे क्योंकि स्टेक्स उतने हाई नहीं होते हैं, तो हमें उतना ध्यान रखना भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो परिवार है, उसके अंदर जो हमारे रिश्ते हैं, वहां पर स्टेक्स काफी हाई होते हैं, वहां पर काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वहां पर काफी चीजें जुड़ी होती हैं, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उन रिश्तों को नर्चर करना पड़ता है। और यही कारण है कि जो फैमिली है उसको प्रिजर्व करने के ऊपर हमेशा ही जोर दिया जाता है कि परिवार को बचा के रखो। और ऐसे में अगर परिवार के खिलाफ ही कोर्ट के अंदर मामले आते हैं और उन मामलों के अंदर कुछ ठोस नजर नहीं आता है, कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, तो कोर्ट्स का भी काम है कि वहां पर थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा जुडिशियसली आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बस केस आया, ठीक है, महिला ने केस फाइल कर दिया, ओके, महिला को प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने 5 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है, हालांकि उसके साथ क्रूअल्टी शायद उनमें से 1 या 2 लोगों ने की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पांचों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए, पांचों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो इस केस के अंदर भी यही कोर्ट का कहना था कि साफ साफ यहाँ पर कोर्ट को देखना होता है, अपना माइंड अप्लाई करना होता है, अपना कोर्ट को बहुत ही ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा सर्कमस्पेक्ट होना पड़ता है और देखना होता है कि उनके खिलाफ कुछ बातें बोली भी गई हैं। कंप्लेंट को ही पढ़ के पता चल जाता है, जो मटेरियल पेश किया गया है उसको पढ़ के पता चल जाता है कि क्या असल में उन्होंने कुछ ऐसा किया है। अगर मतलब जो हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, जो बाकी के रिश्तेदार हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ, अगर उनके खिलाफ कुछ भी मटेरियल नजर नहीं आ रहा है, तो उनको जो उनके खिलाफ मामला है उसको वहीं रद्द किया जा सकता है, उसमें आगे बढ़े बिना उसको खत्म किया जा सकता है, राइट। साथ में कोर्ट ने ना ये चीज को भी ऑब्जर्व किया कि जो मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स है ना, खासतौर पर जब ऐसे मामले बढ़ जाते हैं, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा लिटिगेशंस हैं, तो इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, राइट। और इमोशंस में आके इंसान अपनी सिचुएशन को थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी बताता है, 1 की 10 हो जाती है बात, राइट। और ये आमतौर पर देखा भी जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी होती है कि एक तरह से जब रिलेशन में मतलब कड़वापन आ जाता है, खटास आ जाती है, तो उस समय इंसान ऑब्जेक्टिविटी अपनी लूज कर देता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे इसने इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो सबको एक ही तरह से आंकने लग जाता है, राइट। तो ये भी कारण है। और दूसरा ये भी है कि आपके साथ जब कुछ गलत हो रहा होता है, सपोज आपके साथ आपके हस्बैंड गलत कर रहे हैं और आपके जो इन लॉज हैं वो खड़े होके देख रहे हैं, वो हस्बैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट वो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इन लॉज के अगेंस्ट क्रिमिनल मामला दर्ज कर दोगे। कुछ ना करना, आपकी मदद ना करना इलीगल नहीं है, आपकी मदद ना करना क्रिमिनल नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई चीज क्रिमिनल नहीं है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। वो कोई, उन्होंने अपराध नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी मदद, आपकी कुछ उम्मीदें होंगी उनसे कि वो आपको हेल्प करे, बट अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से आप उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से उनके खिलाफ आप क्रूअल्टी के केस या फिर ये क्रिमिनल केसेस लगा रहे हैं, तो वहां पर कोर्ट को ध्यान रखना होगा कि ऐसा होता है। मतलब ये जनरल गाइडलाइन कोर्ट्स के लिए भी है कि इस तरह से डोमेस्टिक केसेस के अंदर होता है।
इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं और जिस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है वो व्यक्ति सबको एक ही दृष्टि से देखने लग जाता है, उसको सब एक बराबर लगते हैं और वो सबको अपने केस के अंदर इम्प्लीकेट कर लेता है। उसके अंदर भी खटास आ जाती है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उन रिश्तों के प्रति कड़वापन आ जाता है जो पति से जुड़े होते हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर उनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, उनके खिलाफ कुछ भी ऐसी स्पेसिफिक बातें नहीं बोली गई हैं, इनके बीच में कुछ भी मतलब उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एक्ट ऐसा नहीं किया है, तो फिर उस केस में उनको नहीं लेकर आना चाहिए, उनको वहीं पे उस केस को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम ये बातें बोल रहे हैं तो इनको इतना जनरली अप्लाई नहीं करना है कि जो जेन्युइन केसेस हैं जहां पर एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस महिला के साथ किया जा रहा है और उस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मतलब महिला प्रताड़ित हो रही है, तो भी कोर्ट चुपचाप बैठे नहीं। कोर्ट का कहना है कि देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं या फिर सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, दहेज वाले केसेस, जो ये परिवार से रिलेटेड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, ये डिस्प्यूट्स घर की चार दीवारी में होते हैं, पब्लिक में नहीं होते हैं। बाकी की जो अपराध हैं उसमें हम फिर भी कह सकते हैं कि पब्लिक में सरेआम ऐसा किया, बट जनरली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, तो उसमें जनरली एविडेंसेस नहीं होते। अगर एविडेंस होगा भी तो ज्यादा से ज्यादा जो पड़ोसी हैं उनका एविडेंस हो जाएगा कि हाँ इसके साथ उस दिन मारपीट की गई थी, लेकिन पब्लिक में अदरवाइज जनरली अमूमन ये बातें नहीं आती हैं, राइट। तो इस वजह से एविडेंस लेकर आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कोर्ट को यहाँ पर कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि कोर्ट को देखना है, कोर्ट को अलग करना है कि जेन्युइन केस कौन सा है और नकली केस कौन सा है। जो जेन्युइन केसेस हैं वहां पर अभी भी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो 30% शादियां हैं, 30% महिलाएं या 30% शादियां, उनमें डोमेस्टिक केसेस आ चुके हैं। और कितने ऐसे हजारों केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, जिनके साथ महिलाएं जो हैं वो अपने घर में प्रताड़ित होती जा रही हैं, बट परिवार बचाने की जिम्मेदारी के चक्कर में वो कभी भी अपने केसेस जो हैं वो फाइल ही नहीं करती हैं, राइट। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि ये जो लॉ है एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था और उद्देश्य उसको नहीं भूलना है। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये चीज भी एम्फसाइज की कि एक बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना, एक तरफ से प्रोटेक्शन, जिस प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया था, और दूसरी तरफ से लॉ का मिसयूज भी ना हो। अगर लॉ का मिसयूज हो रहा है तो लोगों का, समाज का लॉ से भरोसा उठ जाएगा। तो दोनों ही चीजों का एक संतुलन बनाना कोर्ट की जिम्मेदारी है। और इस चीज को एम्फसाइज करते हुए कोर्ट ने यहां पर कहा कि स्वीपिंग नेचर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हस्बैंड के रिश्तेदारों को आप उनके खिलाफ क्रिमिनल केस स्टार्ट कर दें। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अनअकैडमी के ऑफर के बारे में बता देती हूँ फटाफट से। तो अनअकैडमी आपको पूरे 50% का ऑफ दे रहा है अपनी सभी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शंस पर। साथ ही साथ आपको 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन भी मिल रहा है। और बैचेस की अभी मैं बता देती हूँ, यूपी बिहार का बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है 12 फरवरी से, इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है। और इस बैच के अंदर मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट कराने जा रही हूँ, राइट। तो आप इस बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। और वेस्ट बंगाल और गुजरात का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट। और साथ ही साथ अनिल खन्ना सर की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको अनअकैडमी की एक खास बात बता देती हूँ कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक बैच तक सीमित नहीं रहते हैं, आप सभी बैचेस में क्लासेस लगा सकते हैं। तो ये जितने भी बैचेस मैंने आपको बताया, इन सभी बैचेस में आप क्लासेस लगा सकते हैं। इट्स लाइक ओपन कॉलेज, कि किसी भी क्लास में जाकर आप बैठ के अपनी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और जो बैचेस आपके आने से पहले भी लॉन्च हो चुके हैं वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो रिकॉर्ड होकर प्लेटफॉर्म पर रहती हैं। जब तक आपका बैच, आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड है, जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड है तब तक आप कितनी भी क्लासेस लगाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं तो 16 फरवरी को 11 बजे टेस्ट होगा। तो इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, 30,000 तक के वाउचर्स मिल सकते हैं और फ्री फिजिकल नोट्स जीतने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो आप इस टेस्ट में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इस डिस्काउंट का 50% के डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरा ये जो डिस्काउंट कोड है निशा लांबा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।